दोस्तों, आज की सीख की कहानी में आपका स्वागत है। अगर आप पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और कहानी को अंत तक जरूर देखें। चलिए शुरू करते हैं कहानी। कामिनी, आज अपने अंकल के लिए भी रोटी ऊपर ही देकर जाना। देखो, मेरा तो वर्थ है, अब एक जने के लिए कहाँ मैं तवा परात उठाऊंगी। ठीक है आंटी जी, जिस टाइम अंकल जी को रोटी खानी होगी 10 मिनट पहले बता दियो, सब्जी गर्म करके रोटी सेक दूंगी। प्रभा जी ने अपने घर के ऊपर रहने वाली कामिनी से कहा। जब से बेटे का तबादला हुआ है तब से ऊपर वाला हिस्सा किराए पर दे दिया था। बेटे के जाने के बाद तकरीबन 2 साल मकान खाली पड़ा रहा, पर इन 2 सालों में बेटा बहू जब भी आए ऊपर वाले कमरे में सोने के बदले नीचे ही रहना पसंद करते थे। बहू, तुम्हारा कमरा साफ करवा दिया था? नहीं माँ, हम तो नीचे ही रहेंगे, वहां तो अकेले ही रहते हैं। यहाँ आकर भी अगर अपने ऊपर कमरे में चले गए तो घर आने का फायदा ही क्या होगा। मैं तो आपके साथ ही सोऊंगी, रात में बिस्तर पर लेटकर बातें करने का मजा अलग ही है। प्रभा जी बहू की बातें सुनकर निहाल हो जाती। बेटी दामाद तो पहले से ही हॉल में ही गद्दे डालकर पूरे परिवार के साथ सोना पसंद करते थे। गीता, राजन जी को तो बेडरूम में सुला दे बेटा, जगह या बिस्तर की कमी थोड़ी ही है, अच्छा नहीं लगता। है तो घर का दामाद ही, तू बच्चों के साथ मेरे और अपने पापा के साथ सो जा। माँ, आप तो इस तरह कह रही हो जैसे मैंने कहा है राजन को। ये तो इनके घर का रिवाज है। बहनें, बुआ, मामा, मौसी जब भी आते हैं तब पूरा परिवार जमीन में गद्दे डालकर शादी ब्याह की सी रौनक लगा देती है। अक्सर प्रभा जी ऐसे दामाद और बहू को पाकर ईश्वर का धन्यवाद करती, वरना आजकल आधे से ज्यादा लोगों के बच्चे अपने माता पिता की कदर नहीं करते, फिर तो सास ससुर तो भला लगते ही क्या हैं। खुद वेदिका ने भी ननंद गीता को ही ससुराल में ये चलन देखा था और वापस आकर गीता जी से कहा था, माँ, बड़ा ही मजा आया कल रात गीता दीदी के घर। पहले तो मौसा जी के सामने हिचकिचाहट सी थी, पर फिर अंताक्षरी खेलते खेलते सारी हिचक दूर हो गई। हाँ, राजन तो यहाँ आकर भी मुझे और तेरे पापा को सबको हॉल में खींच लाता है। बेटे के जाने के बाद कोई भी एक दिन ऊपर नहीं सोया। जब बच्चों ने कहा कि किसी को किराए पर मकान दे दो, तो प्रभा जी और उसके पति ने सोचा कि साफ सफाई भी होती रहेगी और किसी परिवार के आ जाने पर मन भी लगा रहेगा। बस मकान खाली था कि बोर्ड लगाते ही अगले दिन शोरूम में काम करने वाला सेल्समैन सुमित अपनी पत्नी कामिनी और छोटी सी बेटे के साथ मकान देखने आ गया। मकान तो देखते ही पसंद आ गया, पर किराया पूछने पर प्रभा जी और उनके पति उलझन में पड़ गए, क्योंकि उन्होंने तो आस पड़ोस में किसी से भी पूछा नहीं था कि रेट क्या चल रहा है। फिर वे पैसा कमाने के हिसाब से तो मकान किराए पर नहीं दे रहे थे, तो सुमित से ही पूछ लिया, अभी कितना दे रहे हो? अभी तो अंकल जी मैं 3,000 रुपए दे रहा हूँ एक कमरे का, पर मैं 3,000 से ज्यादा नहीं दे पाऊंगा। कुल 15,000 रुपए तो मिलते हैं मुझे। आपका मकान तो ज्यादा का है, कोई और देखना पड़ेगा मुझे तो। आंटी जी, पहले अंकल जी के लिए रोटी बना दूं या फिर कपड़े धो लूं? कामिनी की आवाज सुनकर प्रभा जी अपने ख्यालों से बाहर आ गई। कपड़े धो ले, अभी 11 बजे से पहले ना खाएंगे, कहकर प्रभा जी फिर ख्यालों में खो गई। उस दिन तो सुमित और कामिनी को ये कहकर भेज दिया कि घर में बात करके फोन पर बता देंगे। शाम को जब बच्चों से बात की तो उन्होंने कहा, माँ, इतना क्यों सोच रही हो? खाली पड़े रहने से तो अच्छा है कि दे दो, आपका भी मन लगा रहेगा। ज्यादा बड़ा परिवार भी नहीं है। बस अगले ही दिन सुमित को फोन कर दिया। सुमित ने उसी दिन शाम को आने की बात पूछ ली, पर अभी तो हमारी बहू का सामान कमरे में है। कोई बात नहीं आंटी जी, आपको जब मौका मिले उतरवा लेना। अगर आपको एतराज ना हो तो हम आज ही आ जाएं क्या? पर बेटा, हमारा सामान बाहर छत पर खुले में नहीं डालेंगे। अरे नहीं नहीं आंटी जी, भाभी का सामान खुले में क्या रहेगा? जब तक आप नीचे उतरवाओगी तब तक हम केवल जरूरत का सामान खोलेंगे। और उसी शाम सुमित गिने चुने सामान के साथ आ गया। हाजी, इनके पास तो कुल 4 डिब्बे हैं, 2 फोल्डिंग हैं, 4 प्लास्टिक की कुर्सियां, बहू का बेड, ड्रेसिंग टेबल और टीवी ऊपर ही रहने दूं क्या? क्या घिसता है? वेदिका ने आज तक तेर मेर भी नहीं की। फिर नीचे कमरों में बेड पड़े हैं और ये कहाँ रखवाएंगे? देख लो, एक बार बात कर लेना बहू से, उसके मायके का सामान है। नहीं तो ऐसा करो कि अपना पुराना बेड ऊपर रखवा दो और ये नीचे उतरवा लो। सुनो, पुराना फ्रिज भी ऊपर ही रखवा दो, हम कहाँ बरतते हैं। पानी की 2-4 बोतलें पड़ी हैं। बहू बेटे से बात कर कर प्रभा जी ने बहू का सामान वहीं छोड़ते हुए कहा, देखो बेटा, बहू के मायके का सामान है, अपना मानकर इस्तेमाल करना और 2-3 मजदूर बुलाकर फ्रिज भी चढ़वा लो।
जब बच्चे आते हैं तो छोटा पड़ता है, इसलिए बड़ा फ्रिज लेना पड़ेगा। जी आंटी जी, आपको कोई शिकायत का मौका नहीं मिलेगा। इस तरह सुमित और कामिनी के आ जाने पर घर में रौनक के साथ साथ प्रभा जी को उनका सहारा भी हो गया। आंटी जी, बाजार जा रहा हूँ, कुछ मंगवाना है क्या? अंकल जी, आइंदा आप गाड़ी नहीं धोएंगे, मुझे बता दिया करें, मैं टाइम निकाल कर अपने आप धो दूंगा। कामिनी, अंकल जी आज किसी समारोह में जा रहे हैं, तो आंटी जी को खाना ऊपर ही बनाकर खिला देना। दोनों इस तरह घुल मिल गए कि प्रभा जी और उनके पति को एहसास तक नहीं हुआ कि उनके बच्चे बाहर है। यहाँ तक कि बहू बेटे और बेटे दामाद के आने पर भी सुमित और कामिनी भाभी भैया और दीदी जीजू कहते नहीं थकते थे। जब साल में एक बार छठ के पर्व पर सुमित अपने बीवी बच्चों के साथ तकरीबन एक महीने के लिए अपने घर आ जाता, तो अपने बच्चों की उपस्थिति में भी प्रभा जी को अपने पति और सुमित और कामिनी की कमी खलती। मां, मैं तो सोच रहा हूं कि किसी तरह अपना ट्रांसफर यहीं करवा लूं। मुझे तो इस सुमित से जलन होने लगी है। ये तो मेरी मां छीन रहा है। पगला, मां भी कभी छीनी जा सकती है भला? इसी तरह हंसे मजाक में कब 6 साल बीत गए, पता ही नहीं चला। इस बीच दो ऐसे मौके पड़े जब सुमित और कामिनी ने केवल प्रभा जी और उनके पति को ही नहीं, बल्कि गौतम, वेदिका और गीता राजन के मन में भी छोटे भाई का स्थान बना लिया था। एक बार जब वेदिका की डिलीवरी हुई और दूसरा जब प्रभा जी बाथरूम में फिसल गई तथा फ्रैक्चर होने के बाद 48 दिन का प्लास्टर लग गया था। गीता की मम्मी, मैंने सुना है कि आपने तो अपना सारा सामान भी किराएदारों को बरतने के लिए दिया हुआ है, सच्ची है क्या ये बात? एक दिन पड़ोसन की बात सुनकर प्रभा जी को याद आया कि सचमुच सुमित और स्नेहा तो किराएदार ही है। हाँ, वो नीचे जगह नहीं थी बेड रखने की, और फ्रिज भी पुराना है, टीवी दीवार पर पहले ही टंगा था। ना तो देखो हमने कभी किराएदार माना और ना ही इन्होंने। प्रदेश में 2 वक्त की रोटी के लिए आता है आदमी, हमारे बच्चे भी बाहर रहते हैं, इनके रहते गौतम और वेदिका की हमारी ओर से निश्चिंत हो जाते हैं। क्या दे रहे हैं 2 कमरों के सेट का? प्रभाजी ने बात पलटने के इरादे से कहा। अभी तो बताया कि यहाँ किराएदार वाला हिसाब नहीं चलता। पर हैं तो किराएदार ही, आपने तो रेट खराब कर दिया। आपको तो चलो कोई फर्क नहीं पड़ता, इस मोहल्ले में ऐसे भी लोग हैं जिनकी कमाई का जरिया किराए से होने वाली आमदनी होती है। हाँ तो होगी, मुझे क्यों बता रही है, सबकी अपनी इच्छा है। आपने घर के साथ पूरा सामान भी दिया है, शहर की सबसे अच्छी लोकेशन पर अपना घर है। 2 कमरों का मकान 8-10 हजार का रेट चल रहा है और सामान के साथ तो 14-15 हजार प्रति महीना, और तुम्हारे मकान का ऐसा ही रेट है। पड़ोसन की बातों से प्रभा जी के मन में भी लालच आ गया। 2 दिन से तो वो मन ही मन सोच रही थी, तीसरे दिन उन्होंने अपने पति की पड़ोसन की सारी बातें बता दी। हद हो गई प्रभा, कोई भी कुछ कह दे और तुम पर उसका ही रंग चढ़ जाता है। याद रहे, हमने अपना पैसा कमाने के लिए घर किराए पर नहीं दिया। ये तो हमारी किस्मत अच्छी है कि जिस उद्देश्य के लिए सुमित और कामिनी को घर दिया था, वे आशा से भी बढ़कर निकले। लोगों की बातें सुनकर दिमाग खराब मत किया करो। पर वो तो कह रही कि हमने मोहल्ले का रेट बिगाड़ दिया, घर किराए पर देखने आने वाले हमारा उदाहरण देते हैं। तुमने सुना, हमारा उदाहरण देते हैं या नहीं? पर नारी स्वभाव बात को इतना आसानी से कैसे छोड़ती। घूमती फिरती ऊपर गई, छत पर रखा एक बड़ा और महंगा गमला गिरा पड़ा था, उसे देखते ही आग बबूला हो उठी। कामिनी, तो जरा ध्यान नहीं देती हमारे सामान पर? क्या हुआ आंटी जी? देखो कितना महंगा गमला टूटा पड़ा है। ये तो हमारी भलमानस्त है कि पूरा घर समाज तेने 3,000 रुपये में दे रखा है। तुम्हें तो पता भी नहीं कि मकान मालकिन क्या क्या रोक टोक लगाते हैं। यही रवैया रहा तो ज्यादा दिन निभेगी नहीं। माफ करना आंटी जी, आपको तो पता है कि एक हफ्ते से गुड़िया बीमार है और कल बहुत बंदर थे, शायद उनमें से किसी ने ये नीचे डाल दिया। प्रभा, नीचे तो आओ जरा जल्दी। सीढ़ियों से उतरती प्रभा जी ने देखा कि उसके पति अंतिम सीढ़ी पर खड़े उनका ही इंतजार कर रहे थे। चुप रहा नहीं गया तुमसे? अपने एहसान तो गिना आई, और अगर कामिनी बेटियां अपने एहसान गिनाने बैठ गई तो तुम सहन कर पाओगी? बहुत एहसान फरामोश निकली तुम तो। जब तुम्हारा पैर टूट गया था ना, तो सुमित को तो छोड़ो, कामिनी ने 4 महीने तुम्हारी सेवा की थी। जाड़े के दिनों में ठीक 5 बजे हमारी चाय बनाने के लिए नीचे रसोई में पहुंच जाती थी, पूरा दिन खड़ी रहती थी। शायद तुम्हारी बहू भी इतना ध्यान न रखती, अपने नहाने से पहले तुम्हें नहला धुलाकर धूप में बैठ जाती थी। मुंह मांगे दाम देने के बाद भी सुबह से शाम तक कोई काम वाली भी नहीं मिलती। और वेदिका की डिलीवरी के समय शाम को उसी से कहूंगा, अपनी सास को तुम्हारी बहू याद करवाएगी
आई बड़ी मोल भाव करने वाली। बस करो जी, प्रभाजी रुआंसी होकर बोली। सचमुच उन्हें अफसोस हो रहा था कि सुमित और कामिनी ने पड़ोसन द्वारा इस्तेमाल किए किराएदार शब्द को उन्होंने सहन कर लिया था। वो तुरंत ऊपर गई और कामिनी को आवाज लगाकर बोली, कामिनी, इस बार जब माली आएगा तो सारे गमले दीवार के पास से हटवा देना। ये मरे बंदर बहुत नुकसान करने लगे हैं। ठीक है आंटी जी, याद दिलवा दूंगी आपको। क्यों, तू नहीं कह सकती? आंटी जी, मकान मालिक तो आप ही हैं और मैं किस अधिकार से मालिक को कहूंगी? नहीं कामिनी, तुम दोनों किराएदार नहीं, किसी जन्म में हमारे ही बेटे हो। कभी कभी हमारी बुद्धि भ्रमित हो जाती है और हम दूसरों की बातों के प्रभाव में आ जाते हैं। और सुन, ये तेरे मेरे बीच की बात थी और सुलझ चुकी है। खबरदार, सुमित को बीच में लाने की जरूरत नहीं है। कुछ बातों पर मिट्टी डालने में ही अक्लमंदी होती है, वरना बाद में अफसोस करने के अलावा कुछ हाथ नहीं रहता। मैं गैस पर चाय चढ़ाती हूँ, तो गुड़िया को लेकर नीचे आ जा, वहीं बैठकर बात करेंगे। और हमेशा की तरह जी आंटी जी कहकर कामिनी गुड़िया को लेकर सीढ़ियों से नीचे उतरने लगी। तो आपने देखा कि किस तरीके से एक किराएदार के साथ अपने बेटे बेटी का संबंध बन जाता है और दोनों किस आनंद के साथ रहते हैं और किस प्यार के साथ रहते हैं। तो दोस्तों, अच्छाई हर जगह है, हमें अच्छाई को ही सीखना चाहिए, बुराइयों को अपने आसपास भी नहीं भटकने देना चाहिए और किसी की बातों में आकर अपने संबंध को खराब नहीं करना चाहिए। तो आपको यह कहानी कैसी लगी? अगर आप ऐसे ही कहानी सुनना चाहते हैं तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, कहानी को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और लाइक और कमेंट जरूर करके बताएं कि आपको कहानी कैसी लगी।